चलो बढ़िया है। तो देखो बेटा बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच। कि भाई क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस के मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से कि हमने देखो सिंपल सी कहानी है कि हमारे पास हमें जो पता करना है कि कौन सा अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक गया था। तो हमें पता है कि हमने कई अल्फा पार्टिकल यहाँ से फेंके थे बेटा। फिर कि हमने क्या किया कि ये हमारे पास एटम है बेटा, इसमें हमने कई अल्फा पार्टिकल्स को इसकी तरफ फेंका था। तो सबसे नजदीक न्यूक्लियस के कौन जाएगा, जो न्यूक्लियस के सामने गया वही सबसे नजदीक जाएगा, बाकी तो सब दूर दूर से निकलेंगे। सबसे नजदीक कौन जाएगा बेटा न्यूक्लियस के, जो क्या गया बेटा अल्फा पार्टिकल के सामने, जो न्यूक्लियस के सामने सीधा गया था। तो जो शुरुआत में इस अल्फा पार्टिकल को जो मैंने फेंका था, तो मेरे को पता है जो अल्फा पार्टिकल उसका मास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा बेटा 4 mu। कितना है बेटा 4 mu। बोलो कोई दिक्कत है। फिर उसका चार्ज एक अल्फा पार्टिकल कितना है बेटा 2e। 2e चार्ज होता है उस पे। उसके बाद में क्या लिखा, उसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v इनिशियल है। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम अल्फा वी आई स्क्वायर। ये शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जब थी तब मैंने उसको फेंका। अब मैंने जिस एटम पे फेंका है उस एटम का मैंने कहा उसमें उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा जेड। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना है बेटा ई। तो बताओ जेड प्रोटॉन पे चार्ज कितना है जेड ई। मतलब ये न्यूक्लियस का चार्ज कितना है जेड ई। मैंने यहां से फेंका तो ये इसकी तरफ जाएगा बेटा। तो शुरुआत में तेजी की स्पीड जा रहा है, अब न्यूक्लियस इसे रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसकी स्पीड धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और बी पे आके वो रुक गया। और बी पे रुक के फिर वो वापस दूर चलने लग गया। तो क्या वो बी से ज्यादा नजदीक नहीं गया। तो सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हुई बेटा आर नोट हुई। इससे नजदीक तो नहीं जा सकता। तो सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कितनी हुई बेटा अपनी आर नोट। क्या हुई बेटा आर नोट। आर समझ में। अब बेटा मुझे पता है कि अगर वो इसको अप्रोच कर रहा है तो सिंपल सी कहानी है बेटा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा कि सर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बहुत दूर है। तो इनिशियली पोटेंशियल आ जाए बेटा बहुत दूर है, इसका मतलब आर क्या है बेटा इनफाइनाइट। आर क्या है बेटा इनफाइनाइट। तो आर इनफाइनाइट इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में कितनी थी जीरो। तो शुरुआत में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा जीरो। अब जो बड़ा ध्यान से ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी शुरुआत में जीरो है। फिर जब हमने इसको फेंका तो ये आता गया बी पे आके रुक गया। रुक गया इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म। और सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं क्या लिखूंगा, जब बी पॉइंट है उस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल में के Q1 Q2 अपॉन ए आर। तो हमें पता है कि यहाँ Q1 कितना है बेटा 2e। भाई इस पार्टिकल बी का चार्ज कितना है 2e और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है जेडी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया बेटा के जेडी 2e अपॉन आर नोट। तो क्या आ गया 2 के जेडी स्क्वायर अपॉन ए। अब हमें पता है एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी क्या रहती है, जो इनिशियल का एनर्जी टोटल एनर्जी थी वही क्या रहेगी बेटा फाइनल। इनिशियली सारी की सारी क्या थी बेटा काइनेटिक एनर्जी और फाइनल क्या है बेटा पोटेंशियल 2 के जेड स्क्वायर अपॉन ए आर नोट। तो हमें पता है यहाँ से आर नोट का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले याद मत करो, हमेशा याद रखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना है। आगे बात समझ। तो यहाँ से एक चीज श्योर हुई बेटा हमें कि बाकी सब देखो कांस्टेंट है, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट है। आप ध्यान से देखो तो आर नोट है बेटा वो प्रोपोर्शनल है जेड वर्सेस एम के। एक तो ये हुआ जेड वर्सेस जी एम अल्फा है, ठीक है। आगे बात समझ में, एम अल्फा की जगह मैं एम ले लेता हूँ। अब कोई पार्टिकल फेंक सकते हैं, या फिर आर नोट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा वेलोसिटी के स्क्वायर के। अब सोचो वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ। जितना तेज फेंकोगे, जितना तेज फेंकोगे उतना ही पास पहुंच जाएगा। जितना पास पहुंच जाएगा उतने तो डिस्टेंस कम आएगी कि नहीं आएगी। आर नोट वो क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो जितना तेज फेंकोगे उतना पास पहुंचेगा, डिस्टेंस उतनी कम आएगी। तो वेलोसिटी के इनवर्सली समझ में आया। बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट देखो जो ध्यान से कि हमें पता है आर नोट क्या हो गया बेटा जेड वर्सेस जेड अपॉन एम। और बड़ा चार्ज ज्यादा हुआ, क्या ज्यादा हुआ चार्ज। तो चार्ज ज्यादा हुआ तो दूर से रिपेल हो जाएगा। दूर से क्या हो जाएगा, तो हमें देखना है आर नोट क्या है बेटा जेड वर्सेस जेड अपॉन एम। रिपेल जब हमें फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए हमें। क्या पता होना चाहिए कि 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के Q1 Q2 अपॉन आर, सॉरी के Q1 Q2 अपॉन आर। सीधा ही आपको ये याद ही नहीं करना कि इसका जेड ही है उसका जेड है। Q1 किसका चार्ज है बेटा
अल्फा पार्टिकल का, Q2 किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का। बस अब हमें वो क्या कहे, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर वो मुझसे कहे कि, ध्यान समझो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, R इक्वल टू 2K Q1 Q2 अपॉन mv स्क्वायर। अगर वो मेरे सामने पार्टिकल वेरी करे, न्यूक्लियस को कांस्टेंट रखे, न्यूक्लियस को कांस्टेंट रखे क्या वेरी करे बेटा, पार्टिकल, तो मैं क्या Q1 अपॉन m देखता रहूंगा, इसका रेशियो देखता रहूंगा। अगर वो बेटा अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट रखे, न्यूक्लियस बदले, कॉपर का ले सिल्वर का ले, जिंक का ले, तो मैं क्या देखूंगा, Q2, R प्रोपोर्शनल टू Q2। समझ में आ रही है कहानी? सीधे हमें क्या करना है बेटा, एक दूसरे को कंपेरिजन तो करना है, तो हमें तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब वो कंपेयर करवाए कि कॉपर का मेटल है, उस पर कभी अल्फा पार्टिकल फेंका कभी प्रोटॉन फेंका, तो हमने क्या कहेंगे, Q1 अपॉन m का रेशियो देखो। वो हमें कहे नहीं, कभी कॉपर कभी सिल्वर कभी गोल्ड इस तरह से लाए, तो R प्रोपोर्शनल टू Q2, Q2 मतलब है ZE, तो आप सीधा Z से कंपेयर करो। भाग्य न्यूमेरिकल तो यहाँ से आता ही नहीं, कंपेरिजन का क्वेश्चन आता है, किसका क्वेश्चन आता है, कंपेरिजन का। जैसे हमें पूछ लिया फॉर विच मेटल अल्फा पार्टिकल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, कि किस में अल्फा पार्टिकल नियरेस्ट जाएगा, तो सिंपल सी कहानी है, आर की वैल्यू मिनिमम देखनी है। अभी हमने देखा कि आर नोट का फॉर्मूला क्या आया था बेटा अपना, के Q1 Q2 अपॉन mv स्क्वायर। अब मुझे क्या, अगर अल्फा पार्टिकल फेंक रहा हूं पर मैं मेटल बदल रहा हूं, मतलब Q2 बदल रहा हूं, तो आर नोट प्रोपोर्शनल है Q2 के, और Q2 क्या है बेटा, ZE। तो बेटा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका आर नोट ज्यादा होगा, आर नोट ज्यादा हुआ इसका मतलब न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा है, न्यूक्लियस से क्या है बेटा, और वो मुझे कहता है नियरेस्ट जाना है, तो आर नोट क्या होना चाहिए, कम। तो आर नोट कम कब होगा बेटा, जब आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम। पूरा सोल्व करने की जरूरत थी, आ रही बात में। नेक्स्ट वन है, इफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव बोmbarded विद द सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, किससे फेंका है, देन विच वन अप्रोच नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, मतलब अब की बार न्यूक्लियस क्या रखा गया, सेम, न्यूक्लियस सेम रखा गया, तो मुझे पता है आर नोट इक्वल टू 2K1 Q1 Q2 अपॉन mv स्क्वायर। तो मैं आर नोट क्या देखूंगा बेटा, Q1 अपॉन m का रेशियो, जिसका Q1 अपॉन m का रेशियो छोटा हो ज्यादा 5 पहुंचेगा, ज्यादा 5 पहुंचना है ना मैं तो अब अल्फा पार्टिकल के लिए बेटा चार्ज कितना है, 2e, मास कितना है 4mu, तो कितना आ गया बेटा, e बाई 2mu, e बाई 2mu। प्रोटॉन के लिए आर नोट चार्ज कितना है बेटा, e, मास कितना है 1mu। तो बताओ ज्यादा पास कौन पहुंचा, अल्फा पार्टिकल, कौन पहुंचा। अब ये मत करना सर, एक चीज मत देखना, सिर्फ मास मत देख लेना या सिर्फ चार्ज मत देख लेना, आपको सिर्फ अल्फा पार्टिकल चार्ज ज्यादा है मास भी तो ज्यादा है, दोनों चीजों का रेशियो, दोनों चीजों का क्या है, फेंकने वाले के चार्ज और मास का रेशियो देखना, और जिसपे फेंका है उसका सिर्फ है चार्ज देखना। क्यू अपॉन एम का रेशियो, बच्चा तुम क्या करते हो गलती, तुम क्यू देख लेते हो, तो ठीक है अल्फा पार्टिकल क्यू के प्रोपोर्शनल, या फिर तुम मास देख लेते हो, अरे फेंकने वाले का क्यू अपॉन एम देखो, और जिसपे फेंका उसका क्या देखो, Q2। आ गया समझ में। नेक्स्ट वन है बेटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पे कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधे गए थे, तो मतलब हमें मोस्ट ऑफ पार्टिकल कितने में मिले, थीटा 0 पे मिले, मतलब जितना कम स्कैटरिंग एंगल उतने ज्यादा पार्टिकल मिलते हैं। हाँ जी। और एक ही पार्टिकल मिला 180 पर, जब स्कैटरिंग एंगल मैक्सिमम था तो बेटा मुझे पार्टिकल कितने मिले, कम 1। तो मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर आपका स्कैटरिंग एंगल बहुत बड़ा है तो स्कैटर पार्टिकल भी क्या होगा, बहुत है कम, क्योंकि एक ही पार्टिकल था जो हमें क्या मिला बेटा 180 पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्टिकल हमें सीधे मिले, मोस्ट ऑफ पार्टिकल हमें क्या मिले सीधे। तो अगर मैं तुम्हें कहूं 90 डिग्री पे पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे कि 60 डिग्री पे पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे, 60। जितना स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा उतने पार्टिकल कम होते जाएंगे, क्योंकि 180 पे तो एक ही मिला। हमारी बात में तो हमने एक फॉर्मूला निकाला एन थीटा, एन थीटा मतलब नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाई 2 की पावर 4, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा 0 रखेंगे तो हमें क्या मिला बेटा, साइन 0 मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आएंगे मैक्सिमम, इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम 99% सीधे ही मिले, 99% पार्टिकल क्या मिले हमें सीधे।
आ रही बात में, इनफाइनाइट मतलब मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू तो हमें सीधे पे मिली ना, थीटा जीरो पे। तो क्या हो गया, एज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिक्रीज। जैसे हमसे कह दिया एट विच एंगल मैक्सिमम स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, किस एंगल पे मिलेंगे बेटा हमें, 30 डिग्री पे। नेक्स्ट ना ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक में से एक था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, आगे चल के पढ़ेंगे उसको नहीं समझा पाया। दूसरा इसने कहा था कि जो इसी के स्टूडेंट ने इसकी बुराइयां कर ली। क्लियर है कि इसने क्लास में पढ़ाया था बेटा ये, दो मतलब इसने थ्योरी दी पर बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों ने कहा कि बहुत मस्त, डाउट और पूछा ही नहीं, बच्चों ने कहा बहुत मस्त पढ़ाया गुरुजी ने, मजा आ गया। क्लियर है, अब समझ में आया एटम क्या है। फिर ऐसे बाहर बैठे थे तो एक होता है ना क्लास में चिरांद, उसने कहा कि यार सर ने पढ़ाया तो सब ठीक था लेकिन कुछ गड़बड़ है। तो बाकी बच्चों ने कहा रहने दे, तो सर की बुराइयां करता, तेरे को काम वाम तो है नहीं। कहला मैं प्रूव कर सकता हूँ, कर। तो उसने एक बच्चे को कहा कि तू एक काम कर, इस ग्राउंड में सर्कल में दौड़ने लग, और सर्कल में तब तक दौड़ता रहे, सर्कल में दौड़ना है, चाहे तू थक जाए तो सर्कल छोटा कर देना, पर सर्कल में दौड़ता रहना। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है दौड़ लूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रूव कर दूंगा सर गलत है, कि नहीं किया तो कॉलेज छोड़ दूंगा मैं, ऐसे ही हवाबाजी के लिए। तो उसने घूमना स्टार्ट किया, दौड़ना। तो उस बच्चे ने थोड़ा एक दो राउंड मारे, थक गया, तो उसने सर्कल छोटा कर लिया, फिर थक गया तो उसने कहा सर्कल है, हर बार छोटा करता गया, लास्ट में ग्राउंड में आके गिर गया, और कहा भाई अब नहीं दौड़ सकता मैं। अब बता, सोच, तू सर्कल में दौड़ना शुरू किया, तेरी एनर्जी खत्म हुई, जब तेरी एनर्जी खत्म हुई तो हर बार दौड़ता गया, तेरी एनर्जी कम होती गई, हम एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, और तूने सर्कल छोटा गया और लास्ट में बीच में आके पड़ गया। कि सोच के देख, सर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में और दुनिया बनी हुई है करोड़ों सालों से। तो अगर सर वाली थ्योरी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर दौड़ने लगा था, तो वो भी थकता होगा कि नहीं होगा, उसकी भी एनर्जी लूज हो रही है। तो कोई कर नहीं रहा, उसमें तो फोर्स लग रहा है। अगर घूम रहा है तो उस वक्त नहीं पता थी नहीं बातें, उस वक्त नहीं पता था कि सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल बराबर हो गया, टोटल जीरो हो गया। उस वक्त नहीं, अगर वो उस वक्त क्लासिकल फिजिक्स थी, मॉडर्न फिजिक्स नहीं थी। और क्लासिकल फिजिक्स कहती है कोई चीज काम इलेक्ट्रिकल, अगर किसी आप चार्ज पार्टिकल चारों ओर घूम रहे हो तो एनर्जी लूज होगी। तो कह रहे अगर एक चार्ज पार्टिकल चारों ओर घूम रहे हो, क्लियर है, तो आपकी एनर्जी लूज होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी घूम सकते हो। उसने कहा घूमने की तो एनर्जी लगती है, तो उसने कहा एनर्जी अगर वो घूम रहा है तो सिंपल सी कहानी, एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करेगा तो सिंपल सी कहानी है कि अगर ये करोड़ों सालों से चल रहा है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन तो थक रहा होगा, तो थकता थकता हर बार राउंड छोटा करेगा, अब तक तो उसे न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। और अगर न्यूक्लियस में आके गिर ही जाना चाहिए तो इसका नहीं, हम मतलब सर वाली बात के हिसाब से अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया, सर को क्या पता कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन रहते हैं, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन भी रहना चाहिए। ये सर्कुलर पाथ तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, तो सर जब पैदा हुए तो उससे कई सालों पहले ही खत्म हो गए। ये पुरानी मतलब अब तक दुनिया बनी तो तब तक ये अगर ऐसा शुरुआत में रहा भी होगा तो वो न्यूक्लियस में है। मतलब आज की डेट में जब सर ने एक्सपेरिमेंट किया तब तो न्यूक्लियस में दिखना चाहिए था, या फिर न्यूक्लियस में अगर आ गया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल गए तो खत्म, कुछ बचना ही नहीं चाहिए था, ना न्यूक्लियस होगा ना इलेक्ट्रॉन होंगे। सर वाली बात है, सब झूठ है, ऐसा एटम हो ही नहीं सकता। जैसा सर ने बोला सर्कुलर पाथ में तो रह ही नहीं सकता, अंदर आएगा, और अंदर आया तो फिर अंदर फिर क्या पता सर को क्या न्यूक्लियस क्या इलेक्ट्रॉन। बच्चे ने कहा तेरी बात में दम है। आगे सर को पूछा कि सर बताओ, कि लिख देना ड्रॉबैक में, अब निकलो यहाँ से क्लास से। क्लियर है, तो ये क्या हो गया उसका रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, क्योंकि उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एनर्जी लूज करेगा, और लूज करेगा तो धीमे धीमे उस, अब वो किस पथ पे चलना चाहिए बेटा, सर्पिलाकार पथ हो गया ना बेटा, ये कैसा सर सांप जैसे चल रहा है ना ऐसे। क्लियर है, स्पाइरल, क्लियर है, स्पाइरल हो गया ना स्प्रिंग की तरह, तो स्पाइरल पथ पे घूमना चाहिए था, ऐसा नहीं घूम के मतलब ऐसे एकदम इस तरह से पथ नहीं हो गया, कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए इसका, इस तरह से का पाथ होना चाहिए, और एक दिन आगे किस में गिर जाना चाहिए था बेटा, न्यूक्लियस में। तो पहली बात उसने कहा कि सर ने कहा था सर्कुलर होते, ऐसे नहीं होके ऐसी होनी चाहिए। अगर मान लो अभी तक पहुंचे भी नहीं तो ऐसे दिखने चाहिए। क्लियर है, हाँ जलेबी आकार, खाने पीने का देख ले तू पहले, आगे बात में। नेक्स्ट है एटॉमिक मास एंड मास नंबर। हाँ वो बड़ा बना के थ्योरी में पढ़ेंगे, क्योंकि देखा अगर तुझे देखे तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होते हैं, ये बात उसको नहीं पता थी। उससे लूज नहीं होता, नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स सुन ध्यान से, नेट फोर्स जीरो हो गया तो कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगी। जैसे अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, करोड़ों सालों से घूम रही है, वो भी तो नहीं गिरी, है ना। नेट फोर्स क्या है, अरे तो जब से स्टेबिलिटी गेन कर रखी है तब से की बात है, शुरुआती दौर छोड़ दूं,
क्लियर है? हाँ, एवोल्यूशन में ये बाद में बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट वन है सॉरी एटॉमिक मास एंड मास नंबर। तो देखो एटॉमिक मास, देखो सिंपल से कहानी, हम किसी भी एटम को जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड एक्सिस। तो देखो जेड एक्सिस में जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। और ए क्या है बेटा? मास नंबर। देखो इस ए को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा डेफिनेशन वर्ड मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है। एटॉमिक मास एवरेज भी होता है, जैसे क्लोरीन का 35.5, तो ये एवरेज भी होता है। मोस्ट ऑफ टाइम एवरेज नहीं भी होता। ऑक्सीजन का 8 और 16, क्लियर है? तो लेकिन जब अगर आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो ये क्या आता है बेटा? फ्रैक्शन में भी आता है एटॉमिक मास, लेकिन मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो मास नंबर क्या होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो ये ए है वो मास नंबर है। मोस्ट ऑफ टाइम ये एटॉमिक मास के इक्वल होता है, हमेशा इक्वल है नहीं होता। अरे भाई में एटॉमिक मास क्या है? टाइम इक्वल है नहीं। एटॉमिक मास वजन है, क्या है बेटा? वजन। जबकि ये क्या है बेटा? इन दोनों का सम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। वो एवरेज भी तो हो सकता है, जैसे क्लोरीन के लिए पढ़ते हैं तो क्लोरीन के दो आइटम है 35 और 37। तो क्लोरीन का जो 35 वाला है वो उसका क्या है बेटा? 17Cl35। तो ये क्लोरीन का मास नंबर, ये इस क्लोरीन का मास नंबर, और इन दोनों का एवरेज 35.5। आई बात समझ में? हाँ, आप इस क्लोरीन का ये एटॉमिक मास हो सकता है, इस क्लोरीन का ये, लेकिन हम तो एवरेज पढ़ते हैं ना। मास नंबर तो कोई यूनिट नहीं होता ना, एटॉमिक मास भी कोई यूनिट नहीं होता ना। एटॉमिक मास की नहीं होती, वो वन एटम की मास की यूनिट ए में होती है। एटॉमिक मास तो क्या होता है बेटा? रेशियो होता है ना, मोल में पढ़ा था ना, एटॉमिक मास रेशियो होता है। एक मॉलिक्यूल, एक एटम का मास डिवाइड बाय 1 एमयू। आ गया समझ में? हाँ जी, क्या करिए, ये भी 7 और ये भी, ऐसा नहीं होता। एक सिर्फ हाइड्रोजन में होता है 1H1, न्यूट्रॉन नहीं होता ना। क्लियर है? इसको इसी में तो न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में तो न्यूट्रॉन है। तो ये बेटा एक क्या बताता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। आगे बात सबको समझ में? अब जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन। और एक न्यूट्रल चीज में, किसमें बेटा? एक न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो न्यूट्रल है तो। नेक्स्ट वन है बेटा आयन। आयन कौन होता है बेटा? दो तरह से होते हैं, एक होता है केटाइन और एक है एनाइन। केटाइन वो होता है जो क्या, इस पे क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम। और एनाइन वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा। प्रोटॉन कभी कम ज्यादा नहीं होते, प्रोटॉन जितने, क्योंकि आप प्रोटॉन को किसी में से कम ज्यादा करने का मतलब न्यूक्लियस तोड़ना, और न्यूक्लियस कोई तोड़ता नहीं है। आ रही बात समझ? क्यों नहीं तोड़ता? तोड़ने वाला बचेगा नहीं। न्यूक्लियस तोड़ना आसान है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करते हैं। तो कोई केटाइन है तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कम है। कोई एनाइन है तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन हमेशा सेम। अब कोई अगर हमारे पास जैसे किसी पे मान लो प्लस चार्ज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्लस चार्ज। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है ई, इस पे 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 14 प्रोटॉन और कितने हो गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन। अब सोच के देखो, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बच कौन गया? एक नेगेटिव पार्टिकल। तो इसलिए चार्ज क्या बोलते हैं? -1। इस -1 का मतलब क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। -1 कूलाम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन है ज्यादा है। तो चार्ज कितना हुआ वैसे? 1.6 × 10⁻19 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। -1 का मतलब एक नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा है। जैसे मुझसे -3 लिखा, तो मुझे पता है अगर इसमें 14 प्रोटॉन तो इसमें 14 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने होने चाहिए बेटा? 14। लेकिन -3 लिखे मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे 3 ज्यादा। मतलब माइनस चार्ज हमें बताता है जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनसे ज्यादा। जैसे अगर मान लो -2 लिखा हुआ है तो कितने हमें पता है 14 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए बेटा? 14। लेकिन -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये -1 समझ में आया। अगर मान लो यहाँ में मैं -7 लिख देता तो मतलब क्या होता? 14 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन 14 ही होने चाहिए थे, लेकिन -7 है तो 14 से 7 ज्यादा कर दो, 14 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? 7, 21। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बेटा E+, तो E+ का देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं
तो क्या बचेगा बेटा, 14 प्रोटॉन ही बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा, इसलिए हम चार्ज क्या लिख देते हैं, +1। लेकिन चार्ज है कितना, एक प्रोटॉन जितना। +1 चार्ज नहीं है हमारा, चार्ज की वैल्यू पूछे 1.6 इंटू 10 वो तो हम बोल देते +1 का मतलब एक पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है, +4 का मतलब है चार पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है। पर ऐसे बोलो 4 नेगेटिव पार्टिकल कम है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल तो जितना है उतना ही रहने वाला है। +1 का मतलब एक नेगेटिव पार्टिकल है कम, +2 का मतलब 2 नेगेटिव पार्टिकल है कम। तो क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन तो उतने रहने वाले, कभी कम ज्यादा होते ही नहीं। जैसे मेरे पास ये है 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिख दिया इस पे +5 चार्ज, तो प्रोटॉन कितने रहने वाले कि सर 14। लेकिन +5 होने से क्या हो गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे 5 कम, तो 14 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो 14 ही होने चाहिए थे, लेकिन +5 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है कम। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को। चलो जी, जैसे अपन बात करें कि नाइट्रोजन है बेटा, उसमें कितने प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन। N2 में कितने प्रोटॉन होते हैं, 14 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 14, इलेक्ट्रॉन भी 14। इसी तरह O2 प्लस है, तो O2 प्लस को भूल जाऊं तो O2 में कितने प्रोटॉन है बेटा, 16, 8 8 16 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज जितने होने चाहिए उससे एक है कम। O2 2 माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे 2 ज्यादा, तो 16 और 2 18। H2O, अगर अपन बात करें H2O की, H2O से तुम निकाल लोगे तो सर, अब हमें पास क्या है, कहता है कि एक क्या है बेटा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x+3 इज 14, x+3 में कितने हैं बेटा, 14 है, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनमें निकालना है। तो देखो पहले आप x को सोल्व करो, हमेशा कभी भी चार्ज या न्यूट्रल को निकालो। अगर x+3 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो x में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 17, जो +3 का मतलब जितने थे उसमें 3 कम है। तो अगर x में 17 इलेक्ट्रॉन थे तो 17 ही प्रोटॉन रहे होंगे। तो पहले x को सोल्व कर लिया, अब किसी का निकाल लो, कहता है x माइनस, तो जितने होने चाहिए उससे एक ज्यादा, 17 एक 18, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है। -2 मतलब जितने होने चाहिए उससे 2 ज्यादा, +1 का मतलब जितने होने चाहिए उससे एक कम। आगे बात समझ में, प्रोटॉन में कोई दिक्कत है, if number of electron in x+2 is 10, mass number is 30, find out नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले आपको x निकालना है, x+2 में अगर 10 है तो इसका मतलब x में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अगर 12 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो 12 प्रोटॉन। अब मास नंबर 30 है, मास नंबर 30 है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, 30। भाई मास नंबर हमें क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 30 है और प्रोटॉन 12 है तो न्यूट्रॉन है 18 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हो गए, आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब किसी का पूछ ले, हमें पता है बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बदलेंगे नहीं, चार्ज +3 है तो जितने होने चाहिए 12 से 3 कम, +1 मतलब 12 से 1 कम, न्यूट्रल तो -1 का मतलब है 12 से 1 ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। डिफरेंट एटॉमिक मास कब हो सकते हैं बेटा, जब न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, जब क्या डिफरेंट हो, क्योंकि एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन तो सेम हुई, एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन तो क्या है बेटा, सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन, लेकिन हम मास नंबर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मास नंबर। तो देखो हमारे पास 1h1 1h2 1h3 सबके एटॉमिक नंबर सेम है। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है बेटा, कार्बन के आइसोटोप है बेटा, इसी तरह ऑक्सीजन के, सबके देखो मास नंबर सेम है। ये किसके हैं बेटा, पोटेशियम के, किसके हैं बेटा, पोटेशियम के। अब मास नंबर क्या होते हैं बेटा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे न्यूट्रल में तो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे बेटा, न्यूट्रॉन। अब बेटा ये कंपाउंड तो सेम ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सेम कंपाउंड तो सेम केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, सेम केमिकल रिएक्शन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होंगी। मतलब जैसे आप पानी पीते हो वो H2 होता है, क्या होता है, उसमें कुछ कंपोनेंट D2O का भी होता है, उसमें कुछ D2O भी है, ठीक है।
T2 होता ही नहीं बेटा, बहुत कम होता है, 0.00005% होता है। क्लियर है? और वो रेडियो एक्टिव होता है। प्रॉपर्टी नहीं हो तो न्यूक्लियस स्टेबल हुआ ना। केमिकल रिएक्शन देना क्या है बेटा? वो चार्ज वार्ज खींचना हो गया। केमिकल, अगर एक केमिकल में हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, D2O कर रहा है, तो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बेटा? सेम। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सेम। आप D2O पी के मरोगे नहीं, क्लियर है? कुछ नहीं करता वो भी बेचारा, ठीक है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मॉलिक्यूलर मास वास, ये क्या होते हैं इनके? डिफरेंट होते हैं। हाँ, अगर जिनका रेडियो एक्टिव कौन होते हैं? जो क्या होते हैं, जिनके न्यूक्लियस टूटते हैं, अल्फा पार्टिकल और कुछ ना कुछ एनर्जी उसको पार्टिकल्स में टूटते हैं। और न्यूक्लियस किसका टूटेगा? जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। नेक्स्ट वन है बेटा आइसोबार H3। अगर अपन बात करें आइसोबार की, किसकी बात करें? आइसोबार क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं बट क्या डिफरेंट होते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। अरे बात में, अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके न्यूट्रॉन सेम होंगे, कोई गारंटी? तो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक है नंबर। जैसे ये तीनों है, दोनों है, ये तीनों है, एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? सेम। अब इनकी तो बड़ा ध्यान से, कंपाउंड ही अलग अलग है, तो पक्का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, फिजिकल तो नहीं होनी। नेक्स्ट में आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देखो नंबर वाइज देखना, सबसे पहले आइसो बार टॉप देखा करो, फिर आइसो बार। आइसोटोन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम। जैसे इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 16। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सेम हो। जैसे इन सब में बहुत हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन सेम, इन सब के 10 है, इन सब के 18 है, फिर है, क्योंकि देखो इसमें 17 होने चाहिए थे, लेकिन एक माइनस चार्ज 18 हो गए, इसमें 18 ही है। इसमें 19 प्रोटॉन तो 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन +1 मतलब 18। इसमें 20 होने चाहिए, लेकिन +2 मतलब है 18। फिर आते हैं बेटा आइसोस्टर। आइसोस्टर्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे CO2 N2 है, तो क्या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है? इनमें एटम भी क्या है? सेम। एटम देखना है, इसमें भी एटम दो दो है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम। तो ये क्या हो गया बेटा? आइसोस्टर। अगर मान लो ऑप्शन में आइसोस्टर नहीं दिखाया तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लेकिन आइसोस्टर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? आइसोस्टर्स। नेक्स्ट बनाते हैं आइसोडाइफर्स। क्या आते हैं बेटा? आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम। लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन है, ऐसे नहीं कि सर कोई मैं क्लास में कहूँ कि बच्चों के नंबर सेम है, 2 बच्चे जिनके 0 0 आ रखे हैं, वो सेम में नहीं माना जाए, वो तो फेल है। क्लियर है? सेम मतलब होता है बराबर नंबर लाना। ठीक है, क्लास में क्या सर हम बराबर नंबर, मेरे का क्लास में 2 2 बच्चे बराबर नंबर लाएंगे, उन्हें नाम देंगे, दोनों बच्चों ने कुछ किया ही नहीं। क्लियर है? ऐसा नहीं, पढ़ के आना, कॉपी में करना, फिर बराबर लाना। तो तुम हो गए ना आइसोडाइवर्स। ठीक है, तो आइसोडाइवर्स क्या है बेटा? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे अपने पास ये 3 ऑप्शन है, जैसे हमसे सबसे पहले चेक करना है आइसोटोप। इनमें से कोई आइसोटोप नहीं है, कोई आइसोबार नहीं है। अब इसमें प्रोटॉन 5 है, 12, इसमें न्यूट्रॉन ये है, तो अगर न्यूट्रॉन देखो तो इनके न्यूट्रॉन भी सेम नहीं, तो आइसोटॉन्स भी नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है, तो आइसोस्टर तो भूल ही जाओ। बचा क्या बेटा? अब सबसे लास्ट में देखना, प्रोटॉन माइनस से न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सब में 1 1 है। लेकिन जैसे मैं इनको देखूं, इन दोनों के अंदर में मुझे पता है ये आइसो टॉप नहीं है, आइसो बार भी नहीं है, आइसो न्यूट्रॉन भी नहीं है, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। अब अगर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन देखो तो दोनों में 0 0 आएंगे, तो तुम कह दोगे आइसो डाइवर्स, लेकिन नहीं, 0 वाला कंपैरिजन है, ऐसे सारे बहुत सारे हो जाएंगे। 0 ना होते हुए अगर बराबर रखते हो तो आइसो डाइवर्स। कौन सा निकाल लेना न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये तो ऐसे बस छोटा सा टॉपिक था 11th का, ऐसे ही तुम्हें रिवाइज करवा दिया। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का दोगला बिहेवियर। ठीक है, लाइट का क्या बेटा? दोगलापन।
तो लाइट क्या होती है, दो तरह की होती है बेटा, एक होती है वेव, एक होती है पार्टिकल। तो इसका वेव फिनोमेना होता है वो कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है बेटा, और पार्टिकल होता है वो डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना है। कैसा है बेटा, कि सर कंटिन्यूअस फिनोमेना से आपका कहना क्या मतलब हुआ, कि देखो कंटिन्यूअस फिनोमेना को समझते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम एक दुकान पे जाओ और तुम्हारे पास एक एक रुपए के सिक्के हैं, तो तुम 1 से 10 रुपए के सारा पेमेंट नहीं कर सकते। कैसे, अगर वो तुमसे मांग ले 1.5 रुपए दे, फिर तुम भी कंजूस, दुकान वाला भी कंजूस। सिक्के की बात हुई है ना, सुनती नहीं है तो बैरी है। क्लियर है। अब सिंपल सी कहानी, तुम उसे जैसे एक एक रुपए सिक्के लेके, उसने कहा 1.5 रुपए दे, तुम भी कंजूस वो भी कंजूस, तुम 0.5 दे के ज्यादा राजी नहीं, वो 0.5 लेके कम नहीं, तो तुम क्या पेमेंट कर पाओगे क्या, नहीं, सिक्का तोड़ के दे नहीं सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सिक्का है बेटा वो कैसे वे में चलेगा, 1, 2, 3, मतलब तुम एक इंटीजर वैल्यू को डिवाइड पे कर सकते हो, 1 रुपया दे सकते हो, फिर 2 रुपए दे सकते हो, फिर 3, फिर 4। अगर पास तुम्हारे पास 2 रुपए का सिक्का होता तो तुम 2 के फिर 4 का फिर सीधा ही 6 का पेमेंट करोगे। अगर 5 रुपए का सिक्का होता तो 5, 100 रुपए का नोट होता तो 100, 200, इसमें में। तो आपका जो पेमेंट की स्किल है वो क्या है बेटा, डिपेंड करती है आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी है, फिर उसकी आप इंटीजर वे में दे रहे हो। मतलब आपका कैसा फिनोमेना हुआ, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सारा पे कर सकते हो, लेकिन तुम तो डिसकंटिन्यूअसली पे कर रहे हो ना बेटा। कि सर डिसकंटिन्यूअसली पे कर रहे हैं मतलब कि आपके पास 1 रुपया दे रहे हो, फिर 2 रुपए दे रहे हो, फिर 3, तो अब बीच की वैल्यूज कहाँ गई, 2.1, 2.2, 2.2, ये तो पे ही नहीं कर सकते ना। तो अगर 1 रुपए का सिक्का है तो 2 रुपए का सिक्का हो तो फिर तुम्हारा पेमेंट 2, 4, 6 ऐसे बीच के वैल्यूज तो पे नहीं करे। इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना। क्या बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस फिनोमेना की बात करें तो आप पेटीएम करना, पेटीएम में जैसे आपने 290.923 भी लिख सकते हो। तो वो क्या हुआ बेटा, कंटिन्यूअस फिनोमेना। क्या हुआ बेटा, उसमें आप बहुत सारा पे कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो पेटीएम, फोन पे करना क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। अब देखो बेटा कंटिन्यूअस, अगर आप ध्यान से देखो तो सिक्के क्या है बेटा, एक पार्टिकल है। क्या है बेटा, पार्टिकल, मतलब मैटर है। क्या है बेटा, मैटर। जबकि पेटीएम से पे करते हो तो ना तुमने दिए ना उसने लिए, क्लियर है, उसको पेमेंट चलो दी आपने उसको। ये एक वेव है। क्या है बेटा, जिसमें कोई मास का ट्रांसफर नहीं है। जबकि सिक्कों में क्या है बेटा, मास का ट्रांसफर। आप उसे आधा किलो तोल के दे सकते हो कि दे आधा किलो सिक्का दिया, लेकिन आपने पेटीएम किया तो आप थोड़ी कहोगे आधा किलो पेमेंट हुआ है, वो कहेगा तोल के दिखा आधा किलो हुआ है, तो उसके अकाउंट में पैसे तुम्हारे अकाउंट में भी नहीं है। हरी बात में। तो सिंपल सी कहानी है कि जो वेव नेचर है, मतलब लाइट का वो फिनोमेना जिसमें वो सारी एनर्जी रखती है, जिसमें वो क्या रखती है, सारी एनर्जी की फॉर्म रखती है, उसे क्या बोलते हैं, वेव। और वही लाइट दोगलापन बिहेव करते हुए पार्टिकल भी दिखती है। कैसे दिखती है, पार्टिकल। जब वो पार्टिकल दिखती है तो उसके पास कुछ ही एनर्जी है, उसके पास क्या है, कुछ ही एनर्जी है। तो वो दोनों बिहेव करती है, कभी वेव कभी पार्टिकल। अपन दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा वेव। क्या पढ़ते हैं बेटा, वेव क्या है बेटा, फॉर्मेस। ये क्या है बेटा, एनर्जी का फिनोमिना। फिनोमिना पे एनर्जी, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। किस तरह ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे अपने पास घर पे रस्सी बंधी होती है, रस्सी को एक तरफा मारते हैं, दूसरी तरफ अपने आप क्या करने लग जाती है, वाइब्रेट। लेकिन हमने तो कोई मास का ट्रांसफर नहीं किया था। हरी बात में, कोई मास का ट्रांसफर होते हुए देखा आपने, नहीं। जिस क्लियर है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो सिंपल सी कहानी, बोलने में क्या हो रहा है बेटा, यहां से वेव निकल रही है, साउंड वेव। अब सिंपल सी कहानी, सर बोलने में क्या टेंशन है, कहाँ एनर्जी लग रही है। तो भाई सिंपल सी कहानी, मैं ऐसे बोलता रहूं, मेरे को 3-4 दिन रोटी मत खिलाओ, कंटिन्यू बुलाओ, मैं बोल पाऊंगा क्या, नहीं। क्लियर। बोलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी आ कहां से रही है बेटा, जो मैंने रोटी खाई उसको मैंने कन्वर्ट करके एनर्जी में, फिर उससे बोल रहा हूं मैं। तो ये साउंड वेव है। कौन सी वेव है, लेकिन क्या जब ये वेव तुम्हारे पास पहुंच रही, तुम्हें कुछ मास वास का फील हो रहा है क्या, कि या फिर ऐसे बोलते समय ऐसा थोड़ी कि रोटी के टुकड़े निकल निकल के जा रहे हो। जैसे तुम बोलो तो जोर से बोलो, अबे क्या कर रहा है, लग रही है मेरे, कुछ भी खाते हो फिर लगती है सर, ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर अपन मान लो सोच के देखो, भाई हम बोलते समय क्या, हम बोले कि मास वेव, एक मास का ट्रांसफर होता है, तो रोटी के टुकड़े निकलते, जोर से बोलते तो रोटी के बड़े बड़े टुकड़े आते। हाँ, तो सिंपल सी कहानी है कि अगर मास का ट्रांसफर है, क्या है बेटा, तो सिंपल सी कहानी है कि तो तुम ये कहते कि धीमे क्यों बोल रहा आज, क्या आज मैंने रोटी बहुत चबा चबा खाई, छोटे छोटे टुकड़े, तो एनर्जी छोटे छोटे फॉर्म में आ रही है।
क्लियर है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, हमें जब कोई बोलता है तो हमें ऐसा कोई फील नहीं होता बेटा। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है बेटा, वेव फॉर्म में आ रही है, साउंड वेव। क्लियर है? जब हम स्पीकर बजाते हैं तो वो वेव फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। क्लियर है? जो हमारे मोबाइल्स है उनके बीच में जो चल रहा है बेटा, सारा सारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है बेटा? वेव। लेकिन ऐसा अब देखो, वेव यहाँ से निकल रही है, अपने पूरे तुम्हारी बॉडी से पूरे से वेव निकल रही है इस वक्त। इन बहुत सारी इनफाइनाइट वेव हमारी बॉडी से निकल रही है। अरे वो मैं समझ गया, मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ माता, मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट वेव निकल रही है, इसको अपना बुलवाना है। सुन गया था मेरे को इनफ्रारेड। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट वेव अपनी बॉडी में से उस वक्त निकल रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेरे को धक्का सा फील हो रहा है, क्या कर रहे हो बे, बंद करो मोबाइल मोबाइल, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये वेव्स क्या है बेटा, इनमें कोई मास नहीं है। क्या नहीं है बेटा? मास नहीं है। अरे में बट एनर्जी है, बट इनमें क्या है बेटा? एनर्जी है। विदाउट एनर्जी ट्रेवल है नहीं कर रही। लेकिन इनमें क्या नहीं है बेटा? मास नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट वन देखो बड़ा ध्यान से, कि ये चीज तो सर हमारे समझ में आ गई कि क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। कोई मास का ट्रांसफर नहीं है बेटा। ठीक है? पक्का? अब जैसे सनलाइट है, तुम सनलाइट में खड़े हो जाते हो, तुम्हें ऐसा थोड़ा लगता है कि आज तो यार मोटे मोटे सनलाइट पड़ी यार, हाथ के लग गए, हाथ टूट गया मेरा। गर्मी तुम्हें ज्यादा लग सकती है, एनर्जी ज्यादा फील हो सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आज तो यार सन से इतने मोटे मोटे लाइट पड़ी, लग गई, बहुत भारी थी। नहीं, मतलब वो ट्रांसफर ऑफ क्या है बेटा? एनर्जी है। क्लियर है? लेकिन उसमें कोई मास का ट्रांसफर है नहीं हो रहा। आगे बात समझ? सनलाइट से तुम्हें खूब अगर ज्यादा धूप पड़ रही तो एनर्जी ज्यादा मिल सकती है, हाई एनर्जी की वेव मिल सकती है, लो एनर्जी की वेव, लेकिन कभी मास का फील है नहीं होता। यही है बेटा वेव नेचर। क्या है बेटा? वेव नेचर। तो जनरली क्या करते हैं बेटा, अपन सबसे बात करते हैं जनरली टर्म ऑफ वेव। जो अगर तुमसे कोई पूछे वेव क्या है, तो देखो वेव का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। तुमसे अगर कोई पूछ ले वेव क्या है, तो तुम्हें यूं करना है, वेव को इस तरह से बोलना है, एक आधा सर्कल ऊपर, एक आधा सर्कल है नीचे, ये एक वेव है तुम्हारी। अब इसकी डेफिनेशन अलग बात है ना, वो बाद में चुप रहे, मैं इतना नहीं पढ़ा रहा। तो एक वेव ऊपर, एक वेव नीचे, आधा सर्कल ऊपर, आधा सर्कल है नीचे। आगे बात समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं? एक वेव। इसे हम क्या बोलते हैं? कि वेव। बोलो कोई दिक्कत है? आधा सर्कल ऊपर, आधा सर्कल है नीचे, ये हमारी एक वेव है। आगे बात समझ में? अब अगर ये हमारी एक वेव है, जब भी हमसे कोई पूछेगा वेव क्या है, यही है, चलती रहती है, लंबी है बहुत ज्यादा। अब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक सर्कल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सर्कल, आधा ऊपर आधा नीचे। अब हमसे पूछता है वेव लेंथ। क्या पूछता है? अगर ये एक वेव है तो इसकी लेंथ, वेव लेंथ, इसकी लेंथ है, तो लेंथ की, इस वेव की लेंथ क्या होगी बेटा? वेव लेंथ, लेमडा। वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से। अगर ये लेमडा है तो ये कितना है बेटा? ये आधी होगी। अगर ये लेमडा बाई 2 है तो इस आधे का भी आधा क्या होगा? लेमडा बाई 4। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसकी जो डेफिनेशन है, ये चीज समझ में आ गई बेटा, कि पूरी वेव कितनी लेमडा, आधी आधी लेमडा बाई 2, और उसका आधा कितना? लेमडा बाई 4। तो अगर कोई हमसे पूछे बेटा कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस बताओ, किसके बीच की डिस्टेंस बताओ बेटा? ए से बी के बीच में। तो देखो ध्यान से यहां तक एक लेमडा है बेटा, और ये तो लेमडा हो गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है बेटा? लेमडा बाई 4। क्योंकि पूरा तो पूरा चाहिए ना, मैं तो आधा चाहिए, तो कितना हो गया बेटा? ये भी लेमडा प्लस लेमडा बाई 4। अगर बेटा सॉरी चुप हो गया। अगर मुझे अब ए से बी की वैल्यू पूछे, किसकी पूछी? ए से बी की। तो देखो ए से बी में ये एक वेव होगी लेमडा, यहां से यहां तक फिर लेमडा बाई 2, और यहां से यहां तक लेमडा बाई 4। सारे का सम कर दूंगा। अगर मुझसे अब ए से बी की वैल्यू पूछे, किसकी पूछे बेटा? ए से बी की। तो देखो बेटा यहां से यहां तक एक वेव लेमडा बन रही है, एक लेमडा होगी, और यहां से यहां तक है फिर एक लेमडा। कितने लेमडा हो गए बेटा? 2। एक आधा सर्कल, एक ऊपर सर्कल, एक आधा सर्कल, एक ऊपर सर्कल। अब ये तो बेटा इसकी क्या होगी बेटा? सिंपल सी कहानी है कि अपने नॉर्मल तरीके से समझना, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो ध्यान से, कि एक वेव के अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी वेव होती है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? रुक जा, अब रुकिएगा।
जो वेव का अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और इसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रफ। और बेटा इसे इसको भी क्यों बता रही है? तुझे पूछा किसने? नंबर तो आते नहीं तेरे। अब जो बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा? ट्रफ। और ये क्या है बेटा? हमारे पास है क्रस्ट। अब जो ध्यान से बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ऊपर वाले को प्लस से लिखेंगे तो नीचे वाले को माइनस से। आगे बात, ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस है। ये चीज समझ में आ गई? नेक्स्ट ऊपर ध्यान से कि ये हमें समझ में आ गया, ये क्या है बेटा? क्रस्ट। और ये क्या है बेटा? हमारा ट्रफ। आगे बात समझ में। अब डेफिनेशन क्या है वेवलेंथ की? कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। तो अब देख लो, चाहिए ये जैसे मेरे पास दो क्रस्ट है बेटा, तो ये डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई 4। ये कितनी है? लैम्डा बाई 2। और ये कितनी है? सम कर लो, लैम्डा ही तो है। दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस देख लो, चाहिए ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 2 है, और ये लैम्डा बाई, आना तो लैम्डा ही है, आना तो घूम फिर के कितना है बेटा? लैम्डा। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में बेटा, ये तो हो गया वेवलेंथ। नेक्स्ट में आता है वेव नंबर। क्या आता है बेटा? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बेटा? ध्यान से कि वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर, की 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव खड़ी है। कितनी वेव का मतलब एक वेव, इसे जैसे हमारे पास ये एक वेव है, जैसे मान लो ये तुम्हारी 1 सेंटीमीटर होती है, या फिर मैं कहता ये 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास एक वेव होती, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव, ये पांचवी वेव। तो कितनी वेव होती है बेटा? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितनी वेव हुई? 5। तो वेव नंबर कितना हुआ? 5। अरे बात समझ में? डेफिनेशन समझ में है कि 1 सेंटीमीटर में पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वेव नंबर। क्या बोलते हैं? डिफाइन कैसे करते हैं? न्यू बार। कैसे डिफाइन करते हैं? न्यू बार। हमारी भाषा में अब इसको सीधा बोल देते हैं, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन ए लेमडा। अब 1 में क्या करो भाई? पर यूनिट देखनी होती है, तो 1 में लेमडा का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी बेटा आपके पास? वेव नंबर। क्या आ जाएगी? आगे बात में। और इसकी जैसे लेमडा की यूनिट क्या है बेटा? लेमडा एक लेंथ है, तो सेंटीमीटर मीटर इसकी यूनिट है, तो वेव नंबर की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स। नेक्स्ट वन आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन यूनिट टाइम। इन ए यूनिट टाइम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। अब देखो ध्यान से समझने की कहानी। फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे अपन ने क्या किया कि इसी का को थप्पड़ मारे, और अपन ने इसको क्या किया कि 60 मिनट में 160 सेकंड में 120 थप्पड़ मारे, तो थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 120 अपन 60, मतलब 2 थप्पड़ 1 सेकंड में मारे। अरे बात समझ। तो फ्रीक्वेंसी कैसे भी निकाली जा सकती है। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे है कि कोई पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट से कितनी वेव निकल जाती है, जैसे हमारी ये एक वेव है, ऐसी कितनी वेव निकल जाती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी वेव? जैसे ये गेट खोला, मैंने कहा इसमें से भागो, तो कितने बच्चे पर सेकंड इस गेट से निकल जाते हैं? वही क्या है बेटा? बच्चों के भागने की फ्रीक्वेंसी। यहाँ ये वेव की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ क्या ये है? तो वेव की फ्रीक्वेंसी समझ में है कि किसी पॉइंट से कितनी वेव पर सेकंड निकल जाती है, क्या कहलाती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? आगे चल के पढ़ेंगे, ये 1/t टाइम पीरियड ये क्या आएगी? उल्टा। आगे चल के पढ़ेंगे तब किताबें। आगे बात समझ में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ये अपन आगे चल के प्रूव करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड इनवर्स। क्या होती है? सेकंड इनवर्स को बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज सुना है ना एफएम में? 93.5 हर्ट्ज, 95 हर्ट्ज। क्लियर है? वो फ्रीक्वेंसी होती है। जो एफएम चलते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? फ्रीक्वेंसी। साइकिल पर सेकंड। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकंड। तो सीपीएस लिखे, हर्ट्ज लिखे, सेकंड इनवर्स लिखे, तीनों में कोई डिफरेंस है? 100 सेकंड इनवर्स इक्वल टू 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज इक्वल टू 100 सीपीएस। सब बराबर है, सब क्या है? नेक्स्ट बना एम्पलीट्यूड। तो आपको पता ही है बेटा, एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। नेक्स्ट बना बेटा वेलोसिटी। क्या है बेटा? वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट लेंथ की पर यूनिट टाइम।
कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल कर जाती है, वही वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो वही यूनिट नहीं मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर है पर सेकंड। नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारी वेव हमें सारा पढ़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी सी देखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करने पे बनती है। और जनरली हमारे जितने मोबाइल की जितनी वेव्स है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सबकी सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ध्यान समझो। हमने पास क्या बेटा है कि हमने क्या किया कि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया। कौन सा फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पर है बेटा, वाई एक्सिस पे। फिर हमने जेड एक्सिस पे क्या लगाया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड सर, और क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके परपेंडिकुलर क्या बनती है बेटा, वेव। क्लियर है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, तो देखो दोनों को अगर मैं ज्वाइंट करूंगा तो सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा। देख लो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। अब दोनों ऐसे ऐसे जाएंगे तो आगे जाएंगे नहीं हम। क्लियर है। तो दोनों कहां जा रहे हैं बेटा, आगे। कैसे जा रहे हैं बेटा, आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर। आ रही बात समझ में। तो वेव कहां गई, इधर। तो देखो वेव भी कहां गई बेटा, देखो इनके परपेंडिकुलर गई कि नहीं गई। वेव कैसे गई, इनके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव किधर गई बेटा, सीधे। बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात सबके समझ में, पक्का। तो वेव की डायरेक्शन क्या है बेटा, इन तीनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको। तो क्या हो गया बेटा कि वेव इन विच बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट known as EM wave, known as EM wave. Electrical and magnetic field are applied perpendicular to each other. दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाते हैं। ड्यू टू दिस ए वेव जनरेट those propagation direction is also perpendicular to electrical and magnetic field। मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। किससे चलती है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, या फिर बेटा 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है, ऑप्शन में कई बार मरवा देता है बेटा ये लाइट वाला के लिए ना। नेक्स्ट वन आता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेशन। इन्हें चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर है। जैसे हमारे पास जो सनलाइट्स आती है उन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो क्या हम हवा में जाके बात कर सकते हैं, जो वैक्यूम में जाके बात कर सकते हैं क्या, स्पेस में किस हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां मीडियम नहीं है। हाँ मतलब बात तो भी बात नहीं, बात करने की बात है बेटा, बोलने की नहीं बोला था। बात करने का मतलब होता है सुनाई देना। तुझे पता नहीं है, अभी तो अनपढ़ है ना। क्लियर है। तो क्लियर, तो सिंपल बात नहीं कर सकते, मतलब उसको सुनाई नहीं देगा तुम बोलोगे, क्योंकि हमारी साउंड वेव को चलने के लिए क्या चाहिए बेटा, मीडियम। हमारी बात समझ में, लोग को दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा कि जो इनके लिए रिलेशन है बेटा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन ए लेमडा। भाई ये रिलेशन कुछ इस तरह से, अच्छी बात नहीं, ये रिलेशन बाकी सब वेव के लिए तो ऐसा होता है कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा वो इक्वल होती है बेटा वेलोसिटी अपॉन लेमडा, वेलोसिटी अपॉन ए लेमडा, ये सब वेव के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है बेटा, लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, सी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है बेटा, सी अपॉन ए लेमडा। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती तो सी की जगह क्या बोलता मैं, वेलोसिटी ऑफ ए वेव। हो सकता है लाइट की स्पीड से ना चलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लाइट की स्पीड से चलती है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन ए लेमडा। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ये रे बोल दो, वे बोल दो। अब देखो हमारे पास कितने तरह से हैं। एक सबसे पहले आता है कॉस्मेटिक रे। कौन सी रे आती है, कॉस्मेटिक। फिर आती है गामा रे, कॉस्मिक रे, सॉरी कॉस्मेटिक लिखा, कॉस्मिक रे कोई बात नहीं, कॉस्मिक रे लिखना चाहिए था, गलती लिख दिया इसने। ठीक है, कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे, और लास्ट में रेडियो। क्लियर है। अब जो विजिबल है वो खुद क्या होते हैं बेटा, 7 तरह की होती है विबग्योर। क्या चलती है, विबग्योर। अब बेटा इनकी अगर अपन रे की अगर अपन बात करें, ध्यान से बात नहीं, तो अगर अपन बात करें कि इनकी वेवलेंथ की, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो की। रेडियो की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ये याद होना चाहिए। लाइन वाइज लिखो सबको,
और रेडियो की वेवलेंथ मैक्सिमम और कॉस्मिक की मिनिमम। अगर इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लेमडा। तो बेटा अगर जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसी तरह से वेव नंबर भी उसका सबसे कम, तो रेडियो का वेव नंबर भी सबसे कम। अब हमें पता है बेटा यूवी रे होती है वो इस तरह से टूटती है बेटा, विबग्योर, सॉरी विजिबल रे नॉट यूवी, विजिबल रे से टूटता है विबग्योर में। और इसमें बेटा अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर अपन इधर ही तोड़ दें, तो जैसे विजिबल को अगर अपन तोड़े तो विजिबल कैसे टूटेगा बेटा, तो मुझे पता इधर वाले का लेमडा मैक्सिमम, तो लेमडा मैक्सिमम है इसका और इसका लेमडा मिनिमम है। बोलो कोई दिक्कत है आगे बात समझ में? अगर इसका लेमडा मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, बोलो कोई दिक्कत है? ये था बेटा लाइट का ड्यूल, कौन सा नेचर, वेव नेचर। कौन सा नेचर है? फिर आता है बेटा लाइट का पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर आता है? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर से हमने बहुत कुछ चीजें समझाई है, क्लियर है? अब लेकिन हम पार्टिकल नेचर को समझेंगे। किसको समझेंगे? पार्टिकल। तो पार्टिकल नेचर हमें क्या बताता है बेटा, ध्यान से, ये ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट है, हमारे सिलेबस में नहीं है ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये पढ़ेंगे तभी अगला थ्योरी समझ में आती है। ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो एक साइंटिस्ट था बेटा किरचॉफ, उसने करके मतलब उस तक बनाया उसने ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? सिंपल सी कहानी है कि जैसे मेरे पास एक क्या है बेटा, नॉर्मल बॉडी है, कोई भी नॉर्मल बॉडी का मतलब सब बॉडी का मतलब कोई भी चीज हो, तुम भी बॉडी हो, ये पेन भी बॉडी, सब कोई भी बॉडी है। एक नॉर्मल बॉडी पे जब अपन लाइट डालते हैं तो जनरली तीन फिनोमेना होने के चांस रहते हैं कि लाइट कुछ अब्जॉर्ब हो जाए, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ लाइट ट्रांसमिटेड हो जाए। और नहीं जरूरी नहीं कि तीनों फिनोमेना हो रहा, लेकिन दो तो पक्का हो रहे होते हैं और रिफ्लेक्शन तो पक्का हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ लाइट पे आप रिफ्लेक्शन देखोगे, तो आप दीवार पे भी लाइट डालोगे ना तो भी साइड में रोशनी हो जाती है, मतलब उसने कुछ ना कुछ पार्ट को क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने इधर लाइट फेंकी वापस कुछ रिफ्लेक्ट होकर आएगा ही नहीं। अब दीवार लो, दीवार पे से लाइट डालो, आसपास रोज लाइट हो जाएगी, पर तो दीवार पे डाली थी, साइड में रोशनी हो रही है नहीं हो रही दीवार के, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन है। क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। अब हमें क्या ब्लैक बॉडी क्या बनाना है बेटा? ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा? ऐसी बॉडी जो 100% लाइट को क्या कर जाए बेटा, इनिशिएट लाइट को क्या कर जाए, एब्जॉर्ब कर जाए, 100% एब्जॉर्ब कर जाए, कोई ना इधर रिफ्लेक्ट हो, नो रे ट्रांसमिटेड, 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर जाए, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। उसे क्या बोलते हैं? अब ब्लैक बॉडी बनाए कैसे? ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती जो 100% एब्जॉर्ब कर जाए। तो हमने क्या किया बेटा, एक किरचॉफ, हमने तो क्या किया, किरचॉफ ने किया, उसने बड़ा सिलेंड्रिकल गोला लिया। क्या लिया बेटा? एक सिलेंड्रिकल गोला, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, स्फेरिकल, और अंदर से खाली, अंदर से क्या रखा बेटा उसने? खाली। तो देखो ट्रांसमिटेड रोकना कोई बड़ी बात है नहीं है, बात थी रिफ्लेक्शन की। तो उसने क्या किया, इसमें बहुत छोटा सा होल रखा और उसमें से 100 जूल लाइट को अंदर जाने दिया। कितने जूल को? 100 जूल। और 100 जूल लाइट को जब उसने अंदर आने दिया तो सिंपल सी कहानी, लाइट अंदर आई, किसी पॉइंट पे टकराई, किसी पॉइंट पे। हमने कहा ये बॉडी 90% एब्जॉर्ब करती है, तो जैसे लाइट टकराई तो ए पार्ट ने कितना एब्जॉर्ब किया? 90 जूल एब्जॉर्ब किया, 90% एब्जॉर्ब करती है, बाकी 10 जूल को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट। अब वो रिफ्लेक्ट हुई बॉडी, अब बॉडी के बाहर तो गई नहीं, बी पॉइंट पे गया फिर से 90%, तो 10 जूल का 90% एब्जॉर्ब हुआ तो 9 जूल, फिर रिफ्लेक्ट हुई किसी पॉइंट सी पे गई 0.9 जूल, सी से किसी पॉइंट ए 0.09 जूल, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो आई वो 0.009 जूल। ऐसे करते करते क्या ये बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर जे बाहर निकली भी तो बहुत नेग्लिजिबल सा अमाउंट होगा। तो क्या हमने ऑलमोस्ट लाइट को एब्जॉर्ब करवा दिया? ये थोड़ी कहा था एक पॉइंट पे एब्जॉर्ब करवानी है, हमने कहा था पूरी बॉडी कर जाए। बॉडी तो पूरा डब्बा ये था ना, हाँ बहुत छोटा छेद करना ताकि अंदर लाइट, मतलब बॉडी को बनाना भी ऐसा पड़ेगा नहीं कि अंदर अंदर घूमती रहे, ऐसा नहीं कि यार वापस इधर से टकरा के दो में बाहर निकल जाए, अंदर अंदर उसको मोड़ते रहते वो अंदर रह जाए। क्या रह जाए बेटा? अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। हमें ये काम करना था, कर दिया हमने। तो ऐसी बॉडी को हमने क्या बोला? ब्लैक बॉडी। अब इस ब्लैक बॉडी में अगर आप ध्यान से देखो, इसी को ध्यान समझे तो यहीं से समझ में आता है बेटा कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। कैसे? कि भाई अगर लाइट एक पार्टिकल नेचर नहीं होता, जैसे आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, आप दुकान वाले के पास गए, आपने 90 रुपए का सामान खरीदा, दुकान वाले के पास भी खुले नहीं है, तुम्हारे पास भी खुले नहीं है, तो क्या वो तुम्हें 10 रुपए का चेंज दे सकता है? नहीं। हमें 10 रुपए का चेंज है नहीं दे सकता, और उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, खुले दुकान में है ही नहीं उसके गले में 1 रुपया भी,
तो क्या तुम्हें 10 रुपए वापस चेंज दे सकता है? लेकिन तुम 100 रुपए के एक एक सिक्के लेके गए और तुमने उसे दिए, उन्हीं में से 10 सिक्के आपको वापस लौटा देगा कि सामान 90 का, ये सामान किसका है? मैंने 100 जूल लाइट दी, अगर ये फिक्स है, कंटिन्यूअस है, तो अगर इन्हें एब्जॉर्ब किया, उसमें से 90 रख के 10 पकड़ा दी, मतलब लाइट छोटे टुकड़ों में है, तभी तो 90 रख के 10 पकड़ा दिया, वरना कैसे पकड़ा है? आ रही बात समझ? उस 10 में से भी क्या किया उसने, 9 जूल रख के 1 जूल वापस पकड़ा दी, मतलब लाइट छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। जितनी मर्जी है रख लो, बाकी लौटा दो, जितनी मर्जी है रख लो, बाकी क्या बात समझ में आई बेटा? तो यहां से हमें क्या पता चला, लाइट का क्या होता है बेटा? और ये चीज सबसे पहले पता लगी प्लांक को, उसने दी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लांक्स ने क्या किया बेटा, इसने ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट को स्टडी की और उसके बाद अपनी थ्योरी दी, मतलब उसी पे बेस थी, इसलिए अपन थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उसके बेस थ्योरी पे उसने क्या कहा कि बेटा जो रेडिएशन है ऑफ लाइट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस नहीं, उसने क्या कहा, छोटे छोटे टुकड़ों में है। डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना दिया कि टुकड़ों में, किसमें बेटा? डिसकंटिन्यूअस इन नेचर है। फिर उसने हमें क्या कहा कि बेटा, क्लियर है? उसने केस बेस पे कहा कि इसने नेक्स्ट वन पॉइंट पे क्या कहा, इन ब्लैक बॉडी लाइट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड emit और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में हमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बंडल, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। मतलब लाइट क्या होती है, जैसे मेरे पास ये लाइट है बेटा, अगर ये मेरे पास लाइट पार्टिकल आपके पास में, तो ये जो लाइट है छोटे छोटे क्या है बेटा, पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम, जो लाइट के छोटे छोटे बंडल्स हैं, जैसे 100 रुपए के एक एक सिक्के में से छोटे छोटे क्या है बेटा, बंडल्स हैं, इन बंडल से पूरी लाइट बनी है, और इस बंडल को क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। छोटे छोटे लाइट के छोटे छोटे बंडल हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। हरी बात में, अगर ये छोटे छोटे क्वांटम, अब एक को क्या बोलते हैं, क्वांटम, और सारों को एक साथ क्या बोलेंगे, क्वांटा। मतलब एक बंडल को क्या बोलेंगे, क्वांटम, और 100 बंडल हुए तो क्वांटा। आगे बात में, अरे एनर्जी का छोटा सा बंडल हुआ ना, क्लियर है? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल है, आगे बात में, और इन सबको क्या बोला बेटा, क्वांटा। क्या बोला बेटा, क्वांटा। बोलो कोई दिक्कत है? लाइट के केस में ये तो भाई किसी भी हुआ, जो हमारे पास लाइट आती है, एनर्जी जितनी वेव उन सब के लिए, लाइट जो हमारे पास सनलाइट आ रही है, उस वाले क्वांटम का नाम क्या रख दिया हमने, फोटोन। क्या नाम रख दिया, फोटोन भी क्वांटम ही है, एनर्जी का छोटा सा पैकेट। एनर्जी का छोटा सा क्या है बेटा, पैकेट। इसने बाद में कहा कि एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी, पूरे के नहीं, इस एक फोटोन की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। क्या दिक्कत है भाई, क्या गलत आ रहा है? एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमारी बात में, तो सिंपल से एनर्जी प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। किसकी फ्रीक्वेंसी के बेटा, जो हमारे पास लाइट है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के। और E इक्वल टू क्या है बेटा, एच न्यू, और एच क्या है बेटा, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। 6.62 सेम सी होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। क्लियर है? तो अब ध्यान से बेटा, बातें नहीं छोड़ी, फिर भी नहीं कहा मैं, तुम्हें तेरे को इंडिविजुअली नहीं कहा, सबको बोला है, किसी पढ़ाते समय डिस्टरबेंस होती है, आके खुद देख ले किस दिन पढ़ा के। इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच न्यू। इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो ई इक्वल टू न्यू की जगह क्या लिख देंगे बेटा, सी अपॉन लेमडा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एच सी अपॉन ए लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं, न्यू बार, वेव नंबर। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया, एच सी न्यू बार। तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जैसे सिंपल सी कहानी है, ये तो एक फोटोन के लिए, अगर मेरे पास n फोटोन होते, कितने फोटोन होते बेटा, n फोटोन, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा, h न्यू। तो n फोटोन की एनर्जी क्या होगी, nh न्यू। तो मतलब लाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, nh न्यू। तो ई टोटल न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, nh c अपॉन लेमडा, और c अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख सकता हूँ, न्यू बार। क्या लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत है? अब जो ये n होता है ना बेटा, ये n हमेशा इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा, इंटीजर। कि सर इंटीजर से मतलब, अगर मैं कहूं कि एक फोटोन है, आपके पास जो एनर्जी है बेटा
उसमें एक फोटोन की एनर्जी 2 जूल है। कितनी है बेटा? 1 सेकेंड। एक फोटोन की एनर्जी मैंने कहा 2 जूल है। कितनी है बेटा? 2 जूल का एक फोटोन है। ठीक है सर, 2 जूल का एक फोटोन है। अब मैंने कहा कि आपके पास ये टोटल एनर्जी है। ये क्या है बेटा? टोटल एनर्जी। तो अगर मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए तो कितने फोटोन चाहिए? 5 फोटोन। एक फोटोन 2 जूल का है। अगर मुझे 11 जूल चाहिए तो आपका आना चाहिए 5.5। लेकिन फोटोन क्वांटाइज सबसे छोटी वैल्यू है। फोटोन क्या है बेटा? एनर्जी का सबसे छोटा, उससे छोटा कोई वैल्यू नहीं है। आप दुकान वाले के पास लेके गए तो आप 1-1 रुपए के सिक्के लेके गए थे। अब उसने 1.5 मांग लिए तो आपको 2 ही देके आने पड़ेंगे अगर आपको चीज चाहिए तो। अगर वो चीज ले आपको चाहिए तो आपको कितने देके आने पड़ेंगे? 2। अगर उसने 2.5 मांग लिए तो कितने देके आने पड़ेंगे? 2.2 पर भी। अब कई बार देखते हो ना, जब तुम मॉल वॉल में जाते हो तो 99.5 का पेपर बनाते हो, तुम्हें 100 ही देना पड़ता है। 99 पे भी 100 का नोट देके आते हो ना, उससे कहता चेंज नहीं है, सॉरी। फिर चॉकलेट पकड़ा देता है। तो फिर चॉकलेट भी हमें क्या कहता है? 1 रुपए की पकड़ाता है, 1 रुपए की चॉकलेट ले लो। लेकिन उससे तो उसमें भी प्रॉफिट है। ले रहा है उसने तो उसमें 0.25 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया होगा ना। तो सिंपल सी कहानी है। तो इस एक लाइन क्या है बेटा कि फोटोन मिनिमम वैल्यू है बेटा, उससे छोटा तो कुछ है ही नहीं उस लाइट के लिए। ऐसा नहीं 2 जूल का ही है, मैं जो लाइट भेज रहा हूं उसमें 2 जूल से छोटा कोई है ही नहीं। तो अगर आपको 11 जूल चाहिए तो अगर आपने 5 फोटोन लिए तो आपके पास एनर्जी 10 जूल है। 6 फोटोन लिए तो 12, आपको 11 चाहिए तो इससे तो काम नहीं होने वाला। भाई तुम्हें तुम्हारी मम्मी कहेगी बेटा बाजार से दूध लाना है, और बाजार से दूध लाना है बेटा कि क्या बोलते हैं उसको, 700 ml दूध लाना है कि बेटा 700 ml से कम लेके घर में घुसेना तो टांगे तोड़ दूंगी। अब तुम जनरली जयपुर में तुम देखते हो छोटे पैकेट आते हैं, बड़े आते हैं। तो सरस वाला क्या देता है? 500 ml का दूध का पैकेट देता है। कितने का देता है? 500 ml का। तो तुमने एक पैकेट खरीदे तो 500 ml का, 2 खरीदे तो 1000 ml का, 2 पैकेट खरीदे तो 1000 ml का। अब मम्मी ने कहा 700 से कम लाया तो टांगे तोड़ दूंगी, ज्यादा भी तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। तो तुम कितने पैकेट ले जाओ? कम से कम 2 पैकेट चाहिए। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब सिंपल सी कहानी है, ये सेम कहानी समझ में आई बेटा? अगर मुझे 33 जूल चाहिए तो मेरा आंसर क्या है? 16.5। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? 17। तो फोटोन वाले में आंसर हमेशा एक जैसे जब भी आए तो आगे वाली इंटीजर वैल्यू लो। कौन सी आगे वैल्यू लो? अगर मान लो कभी 6.2 भी 16.2 भी आया तो आंसर है 17। 16.1 पर भी, 15.9 पे 16। जो भी आपके पॉइंट आ रहा है तो उसके आगे वाला इंटीजर लेना है। कौन सा लेना है? क्योंकि उससे पीछे वाले इंटीजर तो पूरा बात होनी ही। भाई मुझे 33 जूल चाहिए, अगर मैं 16 फोटोन लूंगा तो 32 रहेगी। कितने चाहिए मुझे? 17। कितने चाहिए? 17 फोटोन होंगे तो एक ज्यादा रह जाएगी, लेकिन मिनिमम अचीवमेंट तो होगी कि नहीं होगी? आ रही बात समझ में? तो हमेशा एक ज्यादा वाला, जैसे मुझे 100 जूल चाहिए तो कितने फोटोन चाहिए? 50। 99.9 जूल पर भी कितना चाहिए? 50। 98.9 पर भी कितने चाहिए? 50। क्योंकि 49 पे तो 98 ही आएगा। 49 फोटोन पे कितना आएगा? 98। मुझे 98.1 चाहिए तो एक और फोटोन लो, क्योंकि मेरे पास एनर्जी कितनी है एक फोटोन की? 2 जूल। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वन बेटा, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तरीका क्या है बेटा? लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच सी की वैल्यू रखोगे, एच की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.62 into 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 और लेमडा की वैल्यू रख दी। सोल्व करके आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा कि अपन सीधा का सीधा यूज कर लेते हैं कि हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में सब डाटा रखे, एच सी की वैल्यू सब पता है, इस फॉर्मूले में हमने सब डाटा रख के इसको कैलकुलेट कर लिया। एच सी अपॉन लेमडा है, हमने इसमें सब डाटा भरे, भर भरा के इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 12400 अपॉन लेमडा। लेकिन लेमडा यहाँ एंगस्ट्रॉन में ही रखना है, सोल्व नहीं करना। 3000 एंगस्ट्रॉन, 3000 एंगस्ट्रॉन में रखना है। किसमें रखना है? जैसे इसमें मीटर में रखना होता है ना, तो यहाँ किस में रखना है? एंगस्ट्रॉन में। और जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें आएगा 12400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जूल में, यहाँ किसमें? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम कभी बदल देते हैं। तो अगर आंसर निकालना है, जैसे सेम ही क्वेश्चन है, तो 12400 अपॉन 3000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में रखा, सीधा सोल्व किया, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में पूछे तो जूल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 96 रखते हैं किलो जूल। बोलो कोई दिक्कत है?
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन किलो जूल पर मोल, वेवलेंथ दे रखी है 310 नैनोमीटर। कल पढ़ा था 1 नैनोमीटर कितना 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर जे क्या रख दूं बेटा 10 एंगस्ट्रॉम रखते हैं, कितना हो गया बेटा एंगस्ट्रॉम। अगर 3100 एंगस्ट्रॉम हो गए तो लेमडा की जगह रखना ही तो है, रखते हैं आंसर। तो हमें उस पर फंडे में पढ़ना ही नहीं है, एचसी अपॉन लेमडा वाले में किलो जूल में पूछा, लास्ट में किलो जूल में बदल देंगे। नेक्स्ट वन कहता है कि बेटा फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ 200 फोटोन इज प्रेजेंट इन लाइट वेवलेंथ ऑफ वन फोटोन कितनी है 300 नैनोमीटर। तो सिंपल सी कहानी है, लैम्डा 300 नैनोमीटर मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा n इंटू 12400 अपॉन ए लैम्डा एंगस्ट्रॉम। आ रही बात समझ में भाई, एक फोटोन की हमें तो टोटल n फोटोन है, तो n की जगह कितना रख दूंगा 200, 12400 अपॉन ए लैम्डा। भाई हमारे पास एक फोटोन की 300 नैनोमीटर है तो 3000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो आपने फॉर्मूले में रख दिया, n की वैल्यू रख दी, ये रख दी, सोल्व कर दिया, कितना आ गया 82 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फोटोन, हमें क्या निकालने बेटा टोटल नंबर ऑफ फोटोन इफ एनर्जी ऑफ लाइट इज 600 जूल। लाइट की एनर्जी कितनी है बेटा 600 जूल एंड वेवलेंथ कितनी है हमारे पास है 200 नैनोमीटर। मतलब अब की बार मुझे क्या निकालना है n निकालना है। तो इस फॉर्मूले में गलती क्या होती है बेटा, मेरे को पता है ई टोटल इक्वल टू n इंटू 12400 अपॉन ए लैम्डा। अब टोटल एनर्जी तो मेरे को 600 जूल दी है, n मुझसे पूछा है, वेवलेंथ कितनी दी है बेटा 200 नैनोमीटर मतलब 2000 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको भी जूल में होना पड़ेगा, क्योंकि इधर जूल इधर भी क्या चाहिए जूल। ये किलो जूल पर मोल होता तो इसे भी क्या लिखता 96, आंसर आ जाएगा इनका। नेक्स्ट वन फाइंड आउट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इफ वेवलेंथ इज कितनी इधर की -14। तो मुझे तो एंगस्ट्रॉम करने की आदत है, मुझे किसकी आदत है बेटा, तो मैं -14 को क्या लिख सकता हूँ बेटा -4 इंटू -10। तो इस सारे को क्या बोल सकता हूँ मैं एंगस्ट्रॉम, क्या बोल सकता हूँ एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो जाएगा 200 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर -4। बुलाया कि नहीं है, उठा के वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इफ एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो जब कुछ नहीं कहा जाए मतलब एक ही फोटोन है, कितने फोटोन है तो आपकी तो टेंशन नहीं, एनर्जी कितनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी की जगह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे ही कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधा लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट में फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इफ टोटल एनर्जी इज 4100 जूल, और लैम्डा दे रखा सेम ही क्वेश्चन है, ये जूल में दे रखा है तो इधर इसको एक की जगह क्या लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हमें बताया पावर क्या होती है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए जूल, टाइम की यूनिट है सेकंड, और जूल पर सेकंड हो तभी इसे क्या बोलते हैं वाट, वरना वाट यूज नहीं करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। कितनी वेवलेंथ बेटा 2000 एंगस्ट्रॉम बाय बल्ब ऑफ 16 वोल्ट। कितने वोल्ट का बल्ब है 60 वोल्ट का बल्ब है। हमारी बात में तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमें पता है कि बल्ब 60 वोल्ट का है तो पावर दे रखी है बेटा, सॉरी वोल्ट नहीं लिखने वाट है बेटा, ये 60 वाट, वोल्ट नहीं वाट है 60 वाट। क्लियर है, तो पावर हमें कितना दे रखा है बेटा 60 वाट, कितना दे रखा है, और एनर्जी क्या निकालनी है पर सेकंड, मतलब टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड। तो एनर्जी कितनी आ गई 60 जूल, और एनर्जी आ गई तो आपको पता है 60 जूल इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू यही फॉर्मूला है। ए की जगह एनर्जी रख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में रख दिया जूल में, क्या आ जाएगा एन, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वोल्ट इन 10 मिनट। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर दे रखी है, टाइम को क्या लिख देंगे बेटा 10 इंटू 60, तो 600 सेकंड, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी आ गया। आगे सेम क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ ना। कैलकुलेट, मैं बस बोलता था फिर कर लेना आंसर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ 200 वोल्ट। कितने वोल्ट का है वाट है, फिर से वोल्ट लिख दिया गया इसका, ये वाट करना है ठीक है। 200 वाट हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 80% इन 10 मिनट। अब की सही सेम क्वेश्चन है,
तो 80% एफिशिएंट मतलब 200 वाट का बल्ब है, इसका 80% निकाल लो, कितना आएगा बेटा? 160। मतलब ये बल्ब 160 वाट का है, कितने का है? तो सेम क्वेश्चन करना, आपको 160 वाट का लेकर करना है, कितने का लेकर करना है? आगे सुनो, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने फोटोन एब्जॉर्ब करता है? एक ही फोटोन, कभी भी उससे कम या ज्यादा नहीं करता। इसको अपन पढ़ेंगे कल। तो तुम साथ साथ में एक पीडीएफ दे रखी है मैंने ना, इस पीडीएफ को धीमे धीमे साथ सबके सब क्या करो बेटे, साथ साथ में सोल्व करो। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है ये वाली, ऐसे क्वेश्चन भी साथ साथ सोल्व कर लो ना, ठीक है।